हम लोगों ने जब लास्ट टाइम इम्यूनिटी शुरू की थी, हमने पहली टर्मिनोलॉजी जो पढ़ी थी वो थी एंटीजन। एंटीजन की सरफेस के ऊपर एंटीजेनिक साइट्स होती हैं। ठीक है, ये एक एंटीजन है जिसकी सरफेस के ऊपर ये तीन एंटीजेनिक साइट्स हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर होगा तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। अब हर एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होता है, सबसे पहले उसको डायरेक्टली किल करने की कोशिश की जाती है। ये होता क्या क्यों है, होता कैसे है, ये हमारी नेचुरल इम्यूनिटी होती है और ये नॉन स्पेसिफिक होती है जो कि उसको डायरेक्टली किल करने की कोशिश करेगी। अगर आपका एंटीजन स्ट्रांग है, आपकी इम्यूनिटी से ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर एंटीबॉडीज बनाकर उसको किल करने की कोशिश की जाती है। और जैसा एंटीजन होता है उसकी वैसी ही सेम एंटीबॉडी बनती है। एक एंटीजन की एक ही स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, कोई और एंटीबॉडी जाके उसके साथ अटैच नहीं हो सकती। एंटीजन बॉडी में एंटर होगा, बॉडी उस जैसी एंटीबॉडी बनाएगी। वो एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ रिएक्ट करेंगी और उसको खत्म कर देंगी या किल कर देंगी या रिमूव कर देंगी या उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी। कुछ भी करके उसका एक्शन उन्होंने खत्म करना है ताकि वो इम्यून रिस्पॉन्स मजीद क्रिएट ना कर सके, उसकी रिएक्टिविटी खत्म हो जाए, वो आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। इस टाइम पे आप ये एंटीजन की शक्ल देखें, एंटीजन ऐसा है जिसके सरफेस के ऊपर एंटीजेनिक साइट है। इसने आपकी बॉडी के अंदर एंटर होके क्या बनाई, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की शक्ल देखें, एंटीबॉडी ऐसी होती है। एंटीबॉडी में एंटीजन कहाँ पे बाइंड होता है, ये वेरिएबल रीजन जो है, जो कि हर एंटीबॉडी का डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट होते हैं। ये वेरिएबल रीजन के ऊपर जो है डिफरेंट एंटीजन्स का डिफरेंट एंटीबॉडी जो होती है, हर एंटीजन की जो एंटीबॉडी है वो दूसरी एंटीबॉडी से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि उसका वेरिएबल रीजन डिफरेंट होगा। ये जो वेरिएबल रीजन है ये एंटीजन के मुताबिक बनता है, जैसा एंटीजन होगा ये वेरिएबल रीजन वैसा ही होगा। तो एंटीजन इस वेरिएबल रीजन पे आके अटैच होता है और फिर इसको कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अगर एंटीबॉडी बन रही है तो हमारे इम्यून सिस्टम का काम यह है कि वो एंटीबॉडी बन के एंटीजन के साथ रिएक्ट भी करे। एंटीजन आया बॉडी में, उसने एंटीबॉडी बना दी। एंटीबॉडी बनने के बाद एंटीजन के साथ रिएक्ट करे, ये मस्ट बात है। अगर वो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो फिर भी इम्यून सिस्टम कोई मतलब काम नहीं होगा, ना वो न्यूट्रलाइजेशन होगी, ना आपकी एंटीजन किल होगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट इंटरेक्शंस या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के बारे में अगर हम पढ़ें तो एंटीबॉडी कब बनती है, स्पेसिफिक इन केस ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी या इन केस ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये एक ऐसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या स्पेसिफिक इम्यूनिटी है जिसमें एंटीबॉडीज बनेगी और एंटीबॉडीज मस्ट इंटरैक्ट विद एंटीजन। एंटीबॉडीज जो है वो बनने के बाद एंटीजन के साथ रिएक्ट करेंगी और एंटीजन को बदलने की कोशिश करेंगी। एंटीजन की रिएक्टिविटी, एंटीजन की जो सलाहियत है बीमारी फैलाने की या कोई चेंज कॉज करने की बॉडी के अंदर, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल, कोई भी चेंज कॉज करने की जो सलाहियत है वो खत्म करने की कोशिश करेगी। तो एंटीजन जो है ये तीन तरीके से हो सकता है ऑल्टर, चेंज की तीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले या तो फिर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर एंटीजन मौजूद है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देना। अगर कोई पॉइजन वगैरह है तो उसको इनएक्टिवेट कर देना। या तो फिर एंटीजन को ही ऐसा कर दो, एंटीजन को वीक कर दो कि हमारी बॉडी की जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो ही उसको किल कर दे। ठीक है, ये इंटरेक्शंस हैं। अब यहाँ पे देखें डायग्राम, ये एक एंटीबॉडी है और कह रहे हैं कि एंटीबॉडी की वो जो वेरिएबल एंटीजेनिक साइट है उसके साथ ये देखें एंटीजन अटैच्ड है। एंटीबॉडी की जो एंटीजेनिक साइट है, ये देखें, ये एंटीजेंस जो हैं ये अटैच हैं एंटीबॉडी की एंटीजेनिक साइट के साथ। तो ये डायग्राम भी आपने मस्त बनानी है कि आपने बताना है कि एंटीजन किस तरीके से एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं, एंटीबॉडी के साथ अटैच होते हैं। उसके बाद हमने आगे पढ़ना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के तीन तरह के रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले आप मेन तीन तरह के हैं, और भी होते हैं, आपकी किताब में तीन तरह के लिखे हुए हैं। एक है एग्लूटिनेशन, दूसरा है प्रेसिपिटेशन, तीसरा है कॉम्प्लेक्स फिक्सेशन। सबसे पहले एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन टेस्ट में जब भी एंटीजन एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट करेगा तो क्लम्पिंग हो जाती है, मतलब कि क्लम्प बन जाता है। क्लम्प और नॉर्मल सा इंग्लिश का वर्ड है, झुमगट्टा सा बन जाता है एक चीज का। तो आपको पता चल जाता है कि रिएक्शन हो गया है। आपको क्या पता चल जाता है कि रिएक्शन की कंप्लीशन हो गई है। एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा,
इन केस ऑफ एग्लूटिनेशन टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा और हमें कैसे पता चलेगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो गया है? एग्लूटिनेशन हो जाती है। एग्लूटिनेशन या फिर क्लंपिंग। एग्लूटिनेशन और क्लंपिंग का मतलब सेम है, झुंगट्टा सा बन जाता है, ग्रुपिंग हो जाती है सेल्स की। एग्लूटिनेशन टेस्ट में 3 टेस्टों के नाम लिखे हुए हैं जो कि एग्जांपल्स बताई गई हैं। ट्यूब एग्लूटिनेशन, स्लाइड एग्लूटिनेशन और एग्लूटिनिन एड्सॉर्प्शन टेस्ट। उसके बाद अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसे देखें जिनके अंदर एग्लूटिनेशन होती है तो वो कौन से टेस्ट हैं? एक विडाल टेस्ट है, एक विल फेलिक्स टेस्ट है, और एक टीपीए टेस्ट है, और एक कोम्स टेस्ट है। इन टेस्टों के अंदर जब भी एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होती है? एग्लूटिनेशन। इन चारों टेस्टों के अंदर जो पीछे बेसिक साइंस है, बेसिक केमिस्ट्री है, वो क्या है? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अगर रिएक्शन होगा तब टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अगर रिएक्शन नहीं हो रहा इसका मतलब है टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिपिटेशन टेस्ट। प्रेसिपिटेशन टेस्ट नाम बता रहा है कि अगर एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन होता है, एंटीजन का अपनी होमोलोगस एंटीबॉडी के साथ, मतलब अपनी सेम एंटीबॉडी के साथ, एक एंटीजन की एक ही एंटीबॉडी होती है, उस वो किसी और एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, या एक एंटीबॉडी किसी और एंटीजन को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती। तो एंटीजन जैसे ही अपनी होमोलोगस एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एंटीजन जैसे ही अपनी होमोलोगस एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेट्स होते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल, दानेदार पार्टिकल्स आपको रिएक्शंस में नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो जब आपको पार्टिकल्स नजर आना शुरू हो गए हैं तो ये किस चीज को की निशानदेही कर रहे हैं, किस चीज को जाहिर कर रहे हैं कि क्या चीज हुई है? रिएक्शन हो गया है। किसका रिएक्शन हुआ है? एंटीजन का एंटी बॉडी के साथ। विजिबली तौर पे आपको पार्टिसिपेट्स प्रेसिपिटेट्स नजर आएंगे, विजिबली तौर पे आपको जो है वो पार्टिकल्स नजर आएंगे। प्रेसिपिटेट्स के आगे आप पार्टिकल्स की ब्रैकेट लगा के पार्टिकल्स लिख लें कि पार्टिकल्स आपको प्रॉपर नजर आएंगे। अब इसमें टेस्टों के अंदर जो है 2 तरह के टेस्टों के इन्होंने एग्जांपल दी है। रिंग टेस्ट होता है और एगर डिफ्यूजन टेस्ट होता है। और डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन में बीमारियों की डायग्नोसिस के अंदर जो हमारी कमर्शियली तौर पर टेस्ट मौजूद है उनके अंदर कौन से टेस्ट हैं जिनके अंदर प्रेसिपिटेशन का रिएक्शन होता है? वो है खान टेस्ट और एस्कोली टेस्ट। डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास क्या होती हैं कि कमर्शियली तौर पे कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनके अंदर ये रिएक्शन होगा। और नॉर्मल ये जो ऊपर इन्होंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बताए होते हैं ये हमारे लैब टेस्टों में भी आ जाते हैं। और ये डिफरेंट तरीके भी हो सकते हैं कि किस तरीके से हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का। अच्छा बच्चे, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हमारी बॉडी में ना हमारा जो ब्लड है उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट पूरा एक हमारा ना प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट है। वो 4 से 5 किस्म की प्रोटीन्स जुड़ी हुई हैं और एक कॉम्प्लीमेंट बना होता है, प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट, जो हमारे बॉडी के सीरम के अंदर मौजूद होता है। ब्लड के सीरम के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं और सीरम है। जो सीरम है उसके अंदर बहुत सी प्रोटीन्स मौजूद हैं और बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं और काफी चीजें मौजूद हैं। तो उनके अंदर से एक ऐसी प्रोटीन है जो कि थर्मोलायबल है, नॉर्मल थर्मोलायबल प्रोटीन है। मतलब कि अगर उसको हीट लगेगी तो वो कोई रिएक्शन शो करेगी। प्रोटीन को हीट लगती है, वो कोagulate कर जाती है। तो इस रिएक्शन के अंदर ये जो ब्लड के सीरम के अंदर जो प्रोटीन है उसका रिएक्शन होता है, वो खुद पार्टिसिपेट करती है इस एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन में। और उसमें क्या हो जाती है? उसमें कोagulation होती है। उसमें क्या होती है? कोagulation। अब इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से हैं? वेजामैन टेस्ट फॉर सिफिलिस और टी प्लेडियम सीएफटी। बच्चों ये आप लोगों की एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है। ये आप लोगों ने शुरू में बताना है। रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के केस में ये 3 चीजें हो सकती हैं, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ है, या इनएक्टिवेशन है, या तो उसको वीक कर देंगे ताकि आपकी नेचुरल बॉडी डिफेंसेस उसको किल कर दें। देन डायग्राम। देन ये नीचे बताना है कि 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं और तीनों की एक एक लाइन की डेफिनेशन है। साथ जो है टाइप्स, ये जो जितनी है ना ये टाइप्स हैं। ये टाइप्स इधर आप अलग से टाइप की हेडिंग भी लगा सकते हैं, इधर टाइप की हेडिंग लगा लें, नाम लिखें। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट ये लिखें, इधर टाइप्स की हेडिंग लगाएं, ये 2 नाम लिखें। देन आपकी डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसकी टाइप्स नहीं लिखी हुई, इधर इसमें डायरेक्ट आगे डायग्नोस्टिक टेस्ट बताए गए हैं।
बच्चे उन्होंने रिएक्शन तो आप लोगों को कोई भी नहीं बताया कि खान टेस्ट के अंदर ये चीज को इस चीज के साथ ऐड करेंगे और इस चीज के साथ मिक्स करके ये रिएक्शन हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ नाम बताए हैं, आप लोगों ने नाम याद करने हैं, आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं। जैसे आपको आ सकता है विडॉल टेस्ट जो है ये प्रेसिपिटेशन टेस्ट है या एग्लूटिनेशन टेस्ट है, तो विडॉल टेस्ट जो है ये एग्लूटिनेशन टेस्ट है। आपको आ सकता है स्कोली टेस्ट जो है ये एग्लूटिनेशन टेस्ट है या कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ही नहीं है बल्कि ये प्रेसिपिटेशन टेस्ट है, नन ऑफ दीज की भी कोई ऑप्शन होगी उधर। तो ये आपका क्वेश्चन वाइज भी आपने तैयार करना है और आपने इसको एमसीक्यूज के हवाले से भी इस क्वेश्चन को तैयार करना है। ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर ना इंटरेक्शंस का अगर आता है तो आपने बस ये लिखना है और साथ एक दो रिएक्शंस के बस नाम लिख दें नीचे। अगर आपको रिएक्शंस का क्वेश्चन आता है, रिएक्शंस का सीरोलॉजिकल टेस्ट उसमें को लिखा होता है, सीरोलॉजिकल होता है ब्लड टेस्ट, तो फिर जो है ना सीरम से रिलेटेड टेस्ट, तो फिर बच्चों आप लोगों ने जो है ना कंप्लीट ये सारा का सारा लिखना है, वरना ये सारा कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है। एक ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल बच्चों ये एम ओ मोमो लिखा हुआ है, ये मोनो है, MONO है। ठीक है, मोनो, जैसे ये देखे ना ये MONO, मोनोक्लोनल। अब ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है ना ये हमारे बॉडी में नेचुरली तौर पे नहीं बनती, हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके इसको बनाया है। हमने क्या किया है, हमने जो है ना एंटीबॉडी बनाने के लिए हम लोगों ने एक जो जिस तरीके से बनाई है ना, एंटीबॉडीज को बनाने के लिए हमने जो सोर्स लिया है, जो एंटीजेनिक सोर्स लिया है, वो जो है हमने हाइब्रिडोमा सेल लिखी है। हाइब्रिडोमा सेल जो होते हैं, हाइब्रिड का मतलब होता है दो से तीन तरह के सेल्स आपस में हमने जोड़ दिए हैं। हमने दो से तीन तरह के, फर्ज करें कि जो एंटीजेनिक साइट्स हैं, या हम लगा लो कि दो से तीन तरह के सोर्सेज ऑफ स्टिमुलेशन हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे, इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करेंगे, वो दो से तीन तरह के जोड़ दिए। ठीक है, और हमने उनको दो से तीन तरह की टाइप्स के सेल को जोड़ के हमने बना दिया हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें दो से तीन टाइप्स के सेल्स या पांच सात आठ एक से ज्यादा टाइप्स के सेल्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप एक से ज्यादा टाइप्स के सेल्स समझ लें। अब ये जब आपकी बॉडी के अंदर जाकर, या आप नेचुरली तौर पे इसको बनवाते हो, या फिर इसको आप किसी बायोलॉजिकल सोर्स के थ्रू कोई इन इन विवो स्टडी करते हो, किसी एनिमल के अंदर इनपुट करके आप कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा रहे हो, तो जो इन हाइब्रिडोमा सेल्स की वजह से जो एंटीबॉडी बनती है ना, वो जो एंटीबॉडीज बन रही हैं, वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन बन रहे हैं, उनके जो वेरिएबल रीजन्स होंगे, जो कि मैंने आपसे कहा था कि हर एंटीजन की तरह के होते हैं, वो सेम होंगे। मतलब कि वो जो एक हाइब्रिडोमा है, चाहे उसके अंदर 15 एंटीजन है, अब हर एंटीजन वो उस एक एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर सकता है। पहले तो हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट था ना कि एक एंटीजन की एक एंटीबॉडी है, लेकिन अगर हम लोग ये 15 को एंटीजन या 15 को सेल्स को आपस में जोड़ दें, 15 मैं जस्ट एक आपको समझाने के लिए वर्ड यूज कर रही हूँ, हम मल्टीपल इसके अंदर सेल्स को जोड़ सकते हैं। आप दो चार पाँच छह सैकड़ों तक भी लेके जा सकते हैं। आपने बस हाइब्रिडोमा सेल बनाया जिसके अंदर मल्टीपल सेल्स हैं। ठीक है, और उन मल्टीपल सेल्स की वजह से, उनकी रिएक्टिविटी या उनकी प्रोवोकिंग की वजह से जो एंटीबॉडी बनी है, अब वो जो एंटीबॉडीज हैं वो अब हर सिंगुलर सेल को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं, वो हर सिंगुलर सेल के साथ बाइंडिंग कर सकती हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो एक सेल के साथ बाइंड करेंगी, वो उस कंप्लीट हाइब्रिडोमा के साथ बाइंडिंग कर सकती हैं। तो उनके जो वेरिएबल रीजन्स है वो क्या है, सेम होते हैं। वो एक दूसरे का एंटीबॉडीज क्या होती हैं, क्लोन होती हैं। वो क्लोन होती हैं एक दूसरे का, वो एक जैसी होती हैं, सेम टू सेम होती हैं, और फिर भी वो तमाम डिफरेंट सेल्स के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम इनको जो है यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक किट्स में यूज करते हैं, और उसके अलावा सीरम थेरेपी में हम इसको एंटी सीरम थेरेपी होती है, एंटीबॉडीज की थेरेपी, मतलब बाहर से ही एंटीबॉडीज बनाकर बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना। उसके अलावा डिफरेंट कैंसर्स के अंदर एंटी सीरम थेरेपी होती है, उसके अंदर इसको हम यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा हम इसको रिसर्च में यूज करते हैं। और उसके अलावा जो है हम लोग इसको ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन में भी यूज कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मतलब हम लोग नॉर्मली इसको नहीं यूज कर सकते, नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल बीमारियों में नहीं हम इसको यूज कर रहे, क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक तो हम खुद बनवा रहे हैं, हम
खुद से बायोलॉजिकल सोर्स से बनवा रहे हैं। हमने पहले सबसे पहले हाइब्रिडोमा सेल बनवाया, उसके बाद हमने किसी भी जो है लिविंग चीज को लेके उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। हमने उस लिविंग चीज के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाई, फिर वो एंटीबॉडीज हमने एक्सट्रैक्ट की। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर हमने उनको प्यूरिफाई किया, उसको एम्पलीफाई किया, उसको और ज्यादा एम्पलीफिकेशन करके उसको बल्क क्वांटिटी में बनाया। तो ये इतना एक्सपेंसिव मेडिसिन बन जाती है। जब तक आपने देखा होगा कि कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर जो थेरेपीज होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। उसके अलावा ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। उसके अलावा अभी ये हम लोग रिसर्च में बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज हो रहा है, ताकि हम मजीद अच्छे तरीके से जो है बीमारियों के इलाज बना सकें और अच्छी जो है वो थेराप्यूटिक आउटकम्स इनकी वजह से आ सकें। ये उसकी जो है इंट्रोडक्शन है और ये एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हो, पैराग्राफ की सूरत में ना भी लिखो तो। ये डायग्नोस्टिक किट्स में यूज हो रही हैं, एंटी सीरम थेरेपी और कैंसर ट्रीटमेंट, रिसर्च, उसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड बोन मैरो। तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको नहीं समझ आता आपको तो आप लोग मुझसे मजीद पूछ सकते हैं, कल के लेक्चर में पूछ सकते हैं। उसके अलावा ऑटो इम्यूनिटी मैंने आप लोगों को मिस करवाया था। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ऑटो इम्यूनिटी ये होती है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही हमारी बॉडी जो है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के तमाम सेल्स को, हमारी बॉडी के तमाम कंपोनेंट्स को, हमारी बॉडी के तमाम जितने भी बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल चीजें हैं सबको सेल्फ मार्क कर लेती है। SELF, सेल्फ मतलब ये मेरा अपना है। तो समटाइम ये होता है कि सेल्फ टॉलरेंस खत्म हो जाती है और बॉडी जो है वो अपने ही सेल के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। बॉडी अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। तो नौ आप वैसे तो बिल्कुल ठीक हो, इस टाइम पे आप बहुत सेहतमंद हो, एकदम से आपकी बॉडी अपने ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे तो फिर आपके ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाएंगे। आपके ऑर्गन्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे, विच कुड लीड टू डेथ एज वेल। फेटल हो सकता है आपके लिए। तो इसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी, the immune system defends the body against infections and certain other diseases. It is made of different organ cells and proteins such as antibodies. हमारे इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोटीन्स वगैरह से मिला होता है। ये आइडेंटिफाई करती हैं एंटीजन को और उसको और उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एंटीजन के अंदर कोई भी चीज आ सकती है, फॉरेन सब्सटेंस हो, कोई जर्म्स हो, उस किसी भी चीज को, कोई डस्ट पार्टिकल्स को खत्म कर देंगी। लेकिन समटाइम्स द इम्यून सिस्टम मेक्स अ मिस्टेक एंड समटाइम्स, ये देखें, समटाइम द इम्यून सिस्टम मेक्स अ मिस्टेक, हमारा इम्यून सिस्टम से गलती हो जाती है, एंड अटैक्स द बॉडीज ऑन टिश्यूज और ऑर्गन्स, और बॉडी के अपने सेल्स को वो किल करना शुरू कर देते हैं। बॉडी के अपने सेल्स को वो किल करना शुरू कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज के अंदर जो है हमारी बॉडी अपने ही पेंक्रियाज के सेल्स, अल्फा और बीटा सेल्स को जो है वो खत्म कर देती है, जिसकी वजह से, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये हो गई आपकी ऑटो इम्यूनिटी।